अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। बानी PTI के मुताबिक वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इस्टेब्लिशमेंट अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। उनके मुताबिक PTI ने इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की है, कभी इल्जामात नहीं लगाए। बानी PTI के इस बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना था कि बानी PTI दोबारा यू टर्न ले रहे हैं और वो आज मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। मुल्क की कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ जहर साजी की, जहर जो है वो घोला नौजवान नस्ल के जहनों में, बाहर बैठे पाकिस्तानियों को तशद्दुद पे उकसाया और उसके बाद आज कह रहे हैं प्लीज मुझसे बात करो। तो ये एंटी क्लाइमैक्स है उस फिल्म का जिसका उन्वान था मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। और आज जो ये तरला मिन्नत का प्रोग्राम जारी किया गया है, ये सिर्फ इस बात का शाखसाना है कि आपका एक सेल पकड़ा गया है और उसमें शवाहिद मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो कौम के सामने आए। तहरीक इंसाफ माजी में भी अपनी हुकूमत के खात्मे की साजिश के इल्ज़ाम से लेकर मीर जाफिर और मीर सादिक जैसे अलकाबात से भी नवाजती रही और अब ये इल्ज़ामात हैं या तनकीद, इसका फैसला अवाम पर छोड़ते हैं। बानी PTI ने आज अपने बयान में जहां मुज़ाकरात की बात की, वहीं फौज को बिगड़ा हुआ बच्चा भी बोल दिया। 5 दिन कबल तक आइन की बालादस्ती की बात करने वाली तहरीक इंसाफ ने अचानक फौज से बराह रास्त मुज़ाकरात की बात शुरू कर दी है। 5 रोज पहले यानी 25 जुलाई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि बानी PTI का पैगाम है हुकूमत फौज और PTI को आमने सामने लाना चाहती है। अगले ही रोज अलीमा खान ने भी बानी PTI का पैगाम दिया कि वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ मुल्क की खातिर न्यूट्रल हो जाएं। माजी में बानी PTI न्यूट्रल की क्या क्या तशरीह कर चुके हैं, इससे भी अवाम बाखबर हैं, दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। 29 जुलाई को बानी PTI ने न्यूट्रल की तशरीह तब्दील करते हुए इसे अब गैर सियासी से ताबीर कर दिया है और आज की ख्वाहिश का तो आप सुन ही चुके हैं। जबकि DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ पहले ही किसी भी किस्म के मुज़ाकरे इनकार कर चुके हैं। इनके बकौल इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सदके दिल से इंतशार और नफरत की सियासत की माफी मांगे। सियासी इंतशारी टोला जो आपके सामने जो कुछ कर रहा है और करवाता आ रहा है, उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्के दिल से माफी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज को आपस में जेब देती है, इसमें फौज या इदारे। और नाज़रीन, मुसद्दक़ का मालूमात की बुनियाद पर ये हम आपसे शेयर कर सकते हैं कि अगर आज भी DG ISPR से यही सवाल हुआ तो उनका मनोअन यही जवाब होगा। दूसरी जानिब आज कौमी असम्बली के इजलास में नून लीग ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पेश कर दिया है। बिलाल अजहर कियानी की जानिब से भेजे गए बिल में 2 तरामीम की गई हैं, जिसके मुताबिक कोई रुकन असम्बली अपनी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं कर सकता। जबकि दूसरी तरमीम के मुताबिक जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। तरमीमी एक्ट 2024 के मुताबिक ये दोनों तरामीम मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। बिल के मतन में तजवीज़ दी गई है कि आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 में आज़ाद उम्मीदवारों को दोबारा किसी सियासी जमात में शामिल होने की सहूलत फराम नहीं की गई। मुजव्वज़ा मुद्दत के अंदर मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा ना कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं होगी। मुजव्वज़ा बिल में यह भी कहा गया है कि जिस उम्मीदवार ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जमात से वाबस्तगी का हल्फी बयान जमा ना कराया हो उसे आजाद तस्वुर किया जाएगा। I am leave to introduce a bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024. जी, Minister of Parliamentary Affairs, do you oppose it? मेरे ख्याल में ज़्यादा मुनासिब है कि इस बिल को कमेटी को रेफ़र कर दिया जाए विद सम टाइम फ्रेम, ताकि उस पर सारी जमातों के मेंबरान मौजूद हैं और कमेटी को कोई टाइम फ्रेम फ्राहम कर दिया जाए ताकि ये मामला लटक ना जाए। चलिए, now I put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill further to amend Election Act 2017, the Election Second Amendment Bill 2024 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and the leave to introduce the bill is granted.
हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट में तरामीम ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन कौमी असम्बली के 39 और सूबाई असम्बलियों के 93 अरकान की तहरीक इंसाफ में शमूलियत तस्लीम करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। ये बिल मंजूर होने की सूरत में PTI को मुश्किलात का सामना हो सकता है या नहीं, इसका फैसला होना भी बाकी है। क्या ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? बिल की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी MQM और हुकूमती इत्तेहादी जमातों का क्या मौक़िफ़ हो सकता है, इस पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता। जबकि तहरीक इंसाफ की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन से अपने फैसले पर अमल दरामद करवाए कि वो सीटें हमें मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे चुकी है और 2 जज साहिबान की राय अभी आई नहीं है और 11 जज साहिबान की राय आ चुकी है और 11 की 11 ने यही होल्ड किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी थी, है और इंटाइटल है। उस तनाजुर में देखते हुए इंशाअल्लाह ताला हुकूमत जो मर्जी करे, इनको भागने के लिए कोई मौका मिलना चाहिए। इससे निकलने के लिए ये देखना जिस तरीके से ये एक्ट लेके आना चाह रहे, तरमीम करना चाह रहे कि जी सीटें नहीं मिलेगी, इनको इतनी अकल तो ज़रूर होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले आ चुका है। उम्मीद इंशाअल्लाह ताला ये सीटें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। क्या तहरीक इंसाफ से इस्टेब्लिशमेंट ने कोई राब्ता किया या कोई सालिस दरमियान में आया जो बयानात का रुख तब्दील होते हम देख रहे हैं? क्या हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट में तरमीम का तहरीक इंसाफ को कुछ नुकसान हो सकता है? तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा? तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मुमताज़ कानूनदान जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब। लतीफ़ खोसा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, सादा सा सवाल, फौज से मुज़ाकरात के लिए आप नुमाइंदा कब मुकर्रर कर रहे हैं? देखिए, हमने तो पहले ही अचकज़ई साहब को जो है ऑथराइज किया हुआ है कि वो हमारी जो, चूंकि हमने एक आईन बहाल या आईन बचाओ या आईन बहाली की कमेटी हमने बनाई हुई है और उसमें अचकज़ई साहब हमारे जो है उसको सरबराही कर रहे हैं। उसमें मैंगल साहब भी हैं, उसमें दीगर जमातें भी हैं और खान साहब ने तो बिल्कुल उन्हें कहा है कि आप बात कीजिएगा और जो भी तय होता है जाहिर है कि फिर हमारी कोर कमेटी में आएगा, बट नेवरदलेस ही हैज बीन ऑथराइज्ड कि वो बातचीत करें। तो इसलिए किसी तो और लतीफ़ खोसा साहब, आइन बहाली के लिए महमूद खान अचकज़ई फौज से मुज़ाकरात करेंगे, इस पर तो हल्का सा मुस्कुरा दें हम तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, तो क्या फौज से क्या बातें करनी है? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि आप आइन के दायरे में रहते हुए अपना जो है कीजिएगा। मुल्क की तबाही का जो तबाही जिस पर नहज पर आ गई है, अब इस चीज का मुतहम्मिल पाकिस्तान नहीं हो सकता है। एक IPPs का इश्यूज ले लें, एक अगर एस्टैब्लिशमेंट इस हुकूमत को चलाना है और एस्टैब्लिशमेंट ने ही इकोनॉमी भी चलानी है और एस्टैब्लिशमेंट ने ही अगर जो है कारोबार भी पाकिस्तान में चलाने हैं, बिजनेस भी उन्होंने ही करनी है, तो फिर आप देख लें कि क्या हो रहा है। जितना ब्रेन ड्रेन हुआ है, जितना लोग 3 साल से बाहर गया है इस मुल्क से, जितना कैपिटल आउटफ्लो हुआ है, हम बिजनेस कम्युनिटी मुल्क की गई है, यहाँ इंडस्ट्री सारी बंद हुई हुई है, फॉरेन इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं है। हमने आगे से 1 करोड़ जो डायस्पोरा है पाकिस्तानी, हमने उसको धमकी दे दी है कि तुम्हारे पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे और तुम्हारे ऊपर मुकदमात दर्ज करेंगे। ये तारड़ साहब ने ये धमकी दी। अब कि जो भेजते हैं पाकिस्तानी, उनको भी आपने माने कर दिया, बाहर से कोई आने को तैयार नहीं है। आपके बिजली के बिल कोई देने लायक नहीं रहा है, आपके गैस और तेल के गाड़ियां आपने बंद कर दी हैं, बच्चों को आपने स्कूलों से उठा लिया है, जो पब्लिक स्कूल में थे उनको आपने टाटों के स्कूल में भेज दिया। इलाज आप नहीं करवा सकते हैं, आपकी आवाम जो है, आप क्या समझते हैं ये मजाक है? ये मुल्क को चलाना है इस तरह से? एस्टैब्लिशमेंट अगर मुल्क पे कब्जा करेगी तो फिर सरदार साहब, एक इशू ये है, करनी है बात सर बिल्कुल करनी है। ठीक, अच्छा, इसमें देखिए जिस तरह हामिद खान साहब की जी देखिए हामिद खान साहब की स्टेटमेंट, साथ में महमूद खान अचकज़ई की भी ये स्टेटमेंट है ऑन द रिकॉर्ड के हमें मुज़ाकरात फौज से नहीं
उसूली तौर पर हुकूमत से जमहूरी करनी चाहिए, क्योंकि हमारी बुनियादी जद्दोजहद यही है कि फौज का सियासत में किरदार नहीं है। तो हम अपनी बात की नफी कर रहे हैं अगर हम जाके उनसे बात करें। देखिए जो बात है इस हुकूमत के पल्ले कुछ है, मुझे ये बताएं। इमोरल है, इलेजिटिमेट है, इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये अगर फॉर्म 47 की 17 सीटें मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ 17 सीटें जीती हैं, 17, और उनको आपने जो है फॉर्म 47 के जरिए मिला के 100 नशिस्तें उनको दे दी और 105 पे उनको पहुंचा दिया है और हुकूमत उनको दे दी। मुझे बताएं, मैं लाहौर से जीता हूं, मेरे इर्द गिर्द NA122 मेरा जो हल्का है वो डिफेंस है, कैंटोनमेंट है, वॉल्टन है, अपर माल है, ये सारा इर्द गिर्द सारे है। एक सीट भी मुस्लिम लीग नवाज लाहौर से नहीं जीती है। शहबाज शरीफ खुद आ रहा है, नवाज शरीफ साहब जो है डॉक्टर यास्मीन से आ रहे हैं, मरियम बीबी आ रही है, ये सारे आ रहे हैं, और माशाल्लाह ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो रेहाना डार से आ रहे हुए। और क्या जो कहा करते थे कोई हया होती है, शर्म होती है, कोई हया शर्म अपने लिए भी तो कर लिया करे। आप कहते हैं वोट को इज्जत दो, पापाए रोम जो है नवाज शरीफ साहब, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। ये होती है वोट को इज्जत देना कि आपने जो है अवाम के मैंडेट को धुतकार के परे फेंक कर रद्दी की टोकरी में फेंका है। किस सियासी जमात से आप कह रहे हैं बात करें, मुझे ये तो समझा दें जरा। हम कहते हैं अच्छा कोसर साहब ये बताइएगा, खान साहब ठीक है, ये खान साहब के रवैये में इसको लचक कहा जा सकता है कि एक ही दम वो कहते हैं फौज से मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, और ये तब्दीली कैसे आई? देखें बदकिस्मती है, ये ज़ियाउल हक वाली वो सिचुएशन है जिसमें ज़ियाउल हक के और भुट्टो के दरमियान जो तसादम हुआ था। बदकिस्मती है कि अगर इस वक्त भी आर्मी चीफ और एक पार्टी के लीडर को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। हमारा कोई खान साहब को हमने बात की है, उसने कहा देखें मैं इस्तेहकाम पाकिस्तान चाहता हूं, मैं इंतकाम नहीं चाहता। खाक हूं मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की खाक हूं, लेकिन जो उन्होंने फतह मक्का में जो किया था, अपनाया था कि अपने बदतरीन दुश्मन को भी माफ कर दिया था, मैं वो रवैया चाहता हूं। और नेल्सन मंडेला जिसने 27 साल जिसको अंदर रखा, उसने बूथा को जो है वाइस प्रेसिडेंट बनाया ताकि साउथ अफ्रीका में एक हम आहंगी आ सके। ये उन चीजों का कायल है, इसलिए उसने बड़ा वाज़ेह मैसेज पैगाम दिया है। अगर इनसिक्योरिटी महसूस कर रही है तो एस्टेब्लिशमेंट के ज़हन में कोई इनसिक्योरिटी है, क्रेडिबिलिटी गैप भी उधर ही है, और ये लोग उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जो शरीफ हैं। काजी सरदार लतीफ कोसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा लतीफ कोसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एस्टेब्लिशमेंट कैटेगोरिकली एक दफ़ा फिर ये कह दे कि हमने आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाने हुकूमत जाने, हमारा कोई रोल ही नहीं है इन चीज़ों में, फिर क्या होगा? उसके बाद तो मामला बिगाड़ की तरफ चले जाए। के खुशी से मरना जा करे तो बात कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। अरे बाबा लेना देना नहीं है तो फिर आपके सेक्टर ब्रिगेडियर कर्नल और मेजर क्यों बैठे हुए हैं जो सिर्फ उनका काम ये है कि फॉर्म 47 से किसको जिताना है, किसको हराना है, और पीटीआई के जलसे नहीं करने देने, 144 लगा के अंदर कर दो, चादर और चार दीवारी चढ़ दौड़ो, और किसी के बेटे को, किसी की बेटी को, किसी की माँ को, किसी की बहन को अगवा करके ब्लैकमेल करके टीवी पर लेकर आओ, तो फिर आपके जो है बॉर्डर्स तो गैर महफूज हो गए। देखें जब आप पागल आप बच्चा आज जो है शऊर रखता है। मुझे एक बच्चे से जाके पूछ ले कि दरअसल हुक्मरानी कौन कर रहा है, हुकूमत शहबाज शरीफ कर रहा है या मरियम कर रही है? मरियम तो अपना सिपाही नहीं बदल सकती है, वो आईजी भी वही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी वही है, और ये वजीर खजाना अपना नहीं रख सकता शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला अपना नहीं रख सकता है, बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर अपना नहीं रख सकते। यार किस वकूफ बनाते हो? आज वो जमाना गया भाई कि एक पाकिस्तान टाइम्स होता था और एक रेडियो पाकिस्तान होता था। आज बच्चे के पास सारा कुछ है, हर चीज मौजूद है। तो फॉर गॉड सेक डोंट बी फूल्ड। अच्छा सरदार साहब आखिरी सवाल जी, आखिरी सवाल लेकिन बड़ा अहम सवाल जी, आखिरी बड़ा अहम सवाल। 2017 इलेक्शन एक्ट में तरामीम, 2 तरामीम आज आपने देख लिया होगा जी। अब इस पे
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अगर अमल दरामद नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, और ये कानून साजी अगर हो जाती है फिर आपका लाएअमल क्या होगा? अरे बाबा, अभी तो ये हमें रेफर हुआ है कमेटी, जिसका मैं भी वो लॉ एंड पार्लियामेंट्री कमेटी जो है हमारी, उस कमेटी को रेफर हुआ है अभी, और ये इन्होंने कहा है कि जो एक पार्टी में होगा वो पार्टी बदल नहीं सकेगा वगैरह वगैरह। इन्होंने ये एक कौन दी काबिश, जिस तरह इन्होंने फॉर्म 47 पर इन्होंने एक अमेंडमेंट की कि जी ये जो है रिटायर्ड जजेस को ट्राइब्यूनल बनाया जा सकता है, उसी तरह इन्होंने ये अब सुप्रीम कोर्ट को ओवररीच करने के लिए एक लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस की है। हम इसको पास ही नहीं होने देंगे, पहली बात ये, और दूसरी बात ये, इससे ताफन पैदा होता है, जितना लोगों में गम और गुस्सा और नफरत मजीद बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। गवादर में बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से बलोच राजी मची यानी बलोच कौमी इज्तिमा के नाम से 28 जुलाई से जारी धरना अब भी जारी है। हुकूमत की जानिब से मुजाहिरीन को बार बार मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है, जिसका अब तक कोई जवाब नहीं मिला। गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान असम्बली से खिताब करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने डॉक्टर मारंग बलोच और बलोच यकजहती कौंसल को मुज़ाकरात की दावत दी। उनके मुताबिक गवादर के वाक़े को इंडिया और बरतानिया ने उठाया, जबकि हमारे कुछ सियासी रहनुमाओं ने भी अपने वोट बैंक की खातिर एकतरफा बात की। जबकि गवादर में पुरतशद्दुद हुजूम ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए, जिसमें एक शहादत भी हुई। उनके बकौल आम आवाम को पुरतशद्दुद हुजूम या जत्थे की मरहून मिन्नत नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तमाम शहरियों की हिफाजत की जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर आयद होती है। बलूचिस्तान के साहिली ज़िले गवादर में बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से बलोच कौमी इज्तिमा के बायस कशीदगी की वजह से सूबे के कुछ शहरों में मामलात ज़िंदगी भी मुतासिर हैं। लेकिन पाक फ़ौज के शुबे ताल्लुकात आमा की जानिब से पीर को जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि 29 जुलाई को एक मुश्तइल हुजूम ने बलोच राजी मची के लबादे में गवादर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर तैनात फोर्सेस पर हमला किया, जिसमें ज़िला सिबी के रिहायशी 30 साला सिपाही शबीर बलोच भी शहीद हो गए। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब मीर सरफराज बुगटी साहब। बुगटी साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो इस वक्त सिचुएशन क्या है गवादर की? कल मैंने आपका एक इंटरव्यू बड़ा तफसीली सुना, जिसमें आप ये कह रहे थे कि यकतरफा तस्वीर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे की सूरत में पेश की जा रही है। असल तस्वीर क्या है वहाँ की, क्या सिचुएशन है इस वक्त गवादर में? देखिए, गवादर में कुछ प्रोटेस्टर्स हैं जिन्होंने मैरीन ड्राइव पे अपना एक धरना दिया हुआ है, और पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ उनकी तरफ से इस तरह भी जारी हैं कि कल उन्होंने बड़ी बेदर्दी के साथ एक एफसी के जवान को, जो कि लांस नायक शबीर बलोच था और सिबी का रहने वाला था, उसको बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया है। और उसके बावजूद हुकूमत अभी तक बड़े सब्र से काम ले रही है, क्योंकि आज भी हमारी ख्वाहिश है कि ये मामलात जो हैं वो मुज़ाकरात के जरिए हल हों। लेकिन अगर दूसरा फरीक ये नहीं समझता और हमारे साथ बात नहीं करता, तो ज़ाहिर है अल्टीमेटली हमने ये राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि हम ज़्यादा अरसा तक शायद ये जो शाहराह बंद है उसको बर्दाश्त ना कर सकें। तो बुगटी साहब, उनके मुतालबात क्या हैं? मुज़ाकरात तो तभी होंगे जब, क्या ऐसे मुतालबात हैं जो कि रियासत शायद ना माने, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो तो पाकिस्तान से आज़ादी की भी बात करते हैं, या ये अपने राइट्स मांग रहे हैं कि गवादर को आप हुकूक दें, पीने का साफ पानी नहीं है, वहाँ तालीम का ये सिचुएशन है, वहाँ सी पैक बन रहा है, लेकिन गवादर के शहरी जो है, क्या ये मुतालबात हैं या अदरवाइज भी मुतालबात हैं उनके? गवादर के शहरी तो एहतजाज कर नहीं रहे, ये बाहर से लोग गए हुए हैं, और जो अब ऐसे जलसों में इनके क्या मुतालबात हो सकते हैं जहाँ वो आज़ादी के नारे लगा रहे हों, जहाँ वो हमारी पाकिस्तान की फौज को बुरा भला कह रहे हों, जहाँ हुकूमत के खिलाफ तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त नहीं देता कि आप अपनी फौज के खिलाफ जहर उगलें, और पाकिस्तान के आईन इजाज़त नहीं देता कि आप सरेआम आज़ाद बलूचिस्तान के नारे लगाएं, और फिर आप कहें मैं पुरअमन भी हूँ। एफसी वालों को शहीद भी करें, पुलिस वालों को जख्मी भी करें, उन पर गोलियां भी बरसाएं, और फिर आगे से कहें मैं पुरअमन भी हूँ। बलूचिस्तान किसी जत्थे के हवाले नहीं किया जा सकता। हमारी हुकूमत की सिर्फ एक डिमांड है, किसी भी प्रोटेस्टर से, किसी भी पॉलिटिकल जमात से जो एहतजाज करना चाहता है, कि राइट टू असेंबल जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन उनको देता है
वहीं उस असेंबली को ऑर्गेनाइज करने का राइट जो है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बड़े वाज़ेह अहकामात हैं, हाई कोर्ट बलूचिस्तान के बड़े वाज़ेह अहकामात हैं कि आप सड़क बंद नहीं कर सकते हैं, आमदोरफ्त बंद नहीं कर सकते। तो क्या मैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानूं, मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के अहकामात मानूं, या जथों के अहकामात मान के अपनी हाईवेज अपनी सड़कें उनके हवाले कर दें और वो जथे मुल्क को कंट्रोल करें या सूबे को कंट्रोल करें और फिर बदकिस्मती से कहें कि हम जो है वो पुरअमन है। ये कैसा पुरअमन है कि जहाँ पर आज़ादी के नारे लगे हैं, जहाँ पर अस्सी के एहलकारों पर फायरिंग हो, जहाँ पर एक लेफ्टिनेंट जवान हमारा अपनी आंख जाया कर बैठा है। बुख्ती साहब, इन्होंने क्या बाकायदा तौर पर अपने मुतालबात आप लोगों के सामने रखे? अभी तक हमारे सामने नहीं रखे, अपने नारों में इन्होंने आज़ादी का मुतालबा किया हुआ है। अच्छा, नहीं तो इस पर फिर क्या बातचीत होगी? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग जी। उसके बावजूद हम तैयार हैं कि अगर आपका कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर अगर आपकी कोई बात है तो बिल्कुल हम बात सुनने को तैयार हैं। अच्छा, और इसमें सरफराज साहब जो आपकी तरफ से क्या कोई राब्ता या कोई वफ्द भिजवाया गया इनसे मुज़ाकरात के लिए कि यार क्या है डिप्टी कमिश्नर गवादर और वहाँ के कुछ लोकल नोटेबल्स हैं, वो बार बार उनसे बात कर रहे हैं। इस तरह से हुकूमत जो है वो सब्र से काम ले रही है, क्योंकि लोग हमारे अपने हैं, हम नहीं चाहते हैं कि और खवातीन को शील्ड बनाया हुआ। शाहजेद, आप खुद एक कबायली आदमी हैं, मुझे ये बताएं कि किस बलोच कल्चर में खवातीन और बच्चों को शील्ड बनाया गया है? ये तो मैं हैरान होता हूँ कि कौन सी बलोचियत है जिसमें बलोच सिपाही को बेदर्दी के साथ, और यकीनन वो उनके साथ मरते हुए शहीद होते हुए बलोची ही बोल रहा होगा, उनकी जबान बोल रहा होगा उनके साथ, उनकी तरह का बलोच होगा और उसको मार मार के उन्होंने शहीद कर दिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बलोच कहलाने के भी लायक है। मेरा ख्याल है कि ये रियासत जो है उसके खिलाफ मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि एक मुनज़्ज़म साजिश है, और उस मुनज़्ज़म साजिश का एक हिस्सा सोशल मनूवरिंग है, एक वायलेंस है और एक सोशल मीडिया है। तो तीनों पॉइंट्स पर रियासत पे हमलावर है। एक इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है, हॉस्टाइल एजेंसीज उसमें इन्वॉल्व हैं। हम हुकूमत बलूचिस्तान इंतहाई सब्र का दामन हाथ में रखते हुए इन प्रोटेस्टर्स के साथ डील करेंगे। अच्छा सरफराज साहब, क्या डॉक्टर मेहरंग और समीदीन को गिरफ्तार करने की कोशिश की जिस तरह वो दावा कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले तक तो नहीं, आज तक जब मैं और आप बात करें इससे पहले तो हमने कोशिश नहीं की, लेकिन उन पर मुख्तलिफ FIRs हैं और कानून हमें इसकी इजाज़त देता है कि हम उनको गिरफ्तार करें। लेकिन फिलहाल हमारी पॉलिसी ये नहीं है कि हम वो खवातीन को शील्ड बना रहे हैं, हम ही कम से कम थोड़ा बलोच कल्चर का लिहाज कर लें, उनको तो बलोच कल्चर का लिहाज नहीं है। अच्छा, और आप ये मतलब कंफर्म है कि उनका जो मुतालबा है वो नारों में जो सामने आ रहा है वो आज़ादी के नारे लगा रहे हैं, जिस पर तो ऑब्वियसली नो कॉम्प्रोमाइज, इसके अलावा कोई और मुतालबा अभी तक उन्होंने नहीं किया? देखिए, अभी तक तो कोई मुतालबा सामने नहीं आएगा। मुतालबा सामने आएगा वो आपके सामने भी आ जाएगा, हमारे सामने भी आ जाएगा। फिलहाल हमारी तरफ से तो सिर्फ एक मुतालबा है, किसी भी प्रोटेस्टर के लिए बलूचिस्तान में जो भी प्रोटेस्ट करना चाहता है उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हम करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज हुकूमत करेगी कि कहाँ पर ये होगा। आप देखें UN में चले गए, अमेरिकन पुलिस एक लाइन लगा लेती है कि इससे आगे कोई नहीं जाएगा। तो वो क्या है? वो यही है कि प्रोटेस्ट करने का दुनिया भर में एक तरीका है। आप उस रेड लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं कि आप अपनी मर्जी से, और हमने कौन सा ऐसा मुतालबा कर दिया था कि आप गवादर का जलसा पश्चिम में कर लें या कोलू में कर लें या ज़ियारत में कर लें। हमने तो यही कहा था कि आप गवादर में ही जीडा में जलसा कर लें, सिर्फ जगह का वो था। लेकिन इनके इंटेंशंस इसी से सामने आ रहे हैं कि इनके इंटेंशंस क्या थे। इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक फॉरेन डेलीगेशन आ रहा है, उस डेलीगेशन को सबोटाज करना है, जो डेवलपमेंट एक्टिविटी है उसको सबोटाज करना है। ठीक। और सरफराज साहब, आखिर में ये कितना अरसा ये धरना अगर ये पुरअमन रहता है अगले हफ्ते 2 हफ्ते, तो इसी तरह आप कुछ नहीं करेगी बलूचिस्तान हुकूमत? देखिए, हमें अपनी सड़कें खुलवानी पड़ेंगी। चले, वज़ीर आला बलूचिस्तान। ठीक। मीर सरफराज बुख्ती साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद दहाइयों में मुख्तलिफ जमातें बरसर इक़्तिदार आईं। इक़्तिदार में उन्हें सर फहरिस्त माशी मसाइल के चैलेंज से नबर्द आज़मा होने के कड़े इम्तिहान का सामना था। हुकूमत ने इन मसाइल पर काबू पाने के लिए कोशिशें भी की, नए प्लान्स तश्कील दिए, मईशत को ट्रैक पर लाने के दावे किए, वादे किए, लेकिन इक़्तिदार में आने से पहले
दावे और जाने के बाद इल्जामात का सिलसिला शुरू हो जाता रहा और नौबत यहाँ तक पहुंची कि मईशत की कश्ती को पार लगाना अभी मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन यह नामुमकिन नहीं, मईशत को बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जो गुज़श्ता 75 सालों में नहीं किया जा सका और अब हुकूमत भी ऐसा ही कुछ करने का सोच रही है। आज वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपने खिताब में पाकिस्तान के मसाइल और उसके हल पर खुलकर ना सिर्फ बात की बल्कि यह भी वाज़ेह कर दिया कि जो चीज़ें 75 साल से नहीं हुई अब हम वो कर मजबूर हैं। इन्फ्लेशन है, इवन इफ इट टेक्स अप अ लिटिल बिट, तो उसमें और पॉलिसी रेट में जो हमें रियल इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिव रखना है, लेकिन अभी इतनी गुंजाइश है कि इंशाल्लाह मैं बड़ा पुरुमीद हूं कि सेंट्रल बैंक जो है इसको बतदरीज इस रेट को नीचे लेता आएगा। रिटेलर्स पे अब टैक्स लगाएंगे बिकॉज हर सेगमेंट को उसमें अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि देखें जो 75 साल से चीजें नहीं हुई, आवर हैंड हैज नाउ बीन फोर्स्ड बिकॉज हम अब उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अगर आप पे टैक्सेशन बढ़ती जाए, सैलरी ट्रांस पे टैक्सेशन बढ़ती जाए, एक साल तो हम कर लेंगे, लेकिन हम आगे कहां जाएंगे? आई थिंक वी आर एट द एंड ऑफ द रोड। वी आर एट द एंड ऑफ द रोड। बड़ी अहम बात वो कर गए हैं कि इसके बाद रोड ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर ख़जाना के दावे अपनी जगह, लेकिन गुज़श्ता चंद माह की बात अगर कर ली जाए तो माशी इशारियों में बेहतरी के आसार कुछ तो नज़र आए हैं। गुज़श्ता रोज़ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में मज़ीद 1% कमी का ऐलान किया और उसी रोज़ माशी दर्जा बंदी के इदारे फिच रेटिंग एजेंसी ने तकरीबन 7 माह बाद पाकिस्तान के लिए क्रेडिट रेटिंग्स में इजाफा कर दिया और ये रेटिंग जो है वो CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दी। गुज़श्ता एक साल में ग़ज़ाई अजनास की बरामदात में इजाफा हुआ, रुपए की कदर गुज़श्ता चंद माह से इस्तेकाम में है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो अदाद शुमार सामने आए माली साल 2024 के, उस दौरान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 17% इजाफा हुआ। जहां माशी इशारिये बेहतर होते नजर आ रहे हैं, वहीं एक शुबा ऐसा भी है जिसमें बढ़ते हुए खसारे और गलत मुआहदों का इल्ज़ाम आज भी एक दूसरे पर लगाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब के मुताबिक नून लीग ने मुल्क को IPPs के चुंगल में फंसाया। नून लीग ने कैपेसिटी के महंगे मुआहदे खुद किए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में बिजली का रेट 17 रुपए यूनिट आज 85 रुपए यूनिट तक पहुंच गया है और ये आगे तजावज करेगा 100 रुपए यूनिट। जो मर्जी ये कर ले। और शहबाज शरीफ ने उठ के कहा कि जी हम लोग 50 अरब रुपए देंगे। 50 अरब रुपए इस सेक्टर में आप समझ लें 1.5 हफ्ते का रेवेन्यू भी नहीं बनता। तो लिहाजा ये तो हो गया टोपी ड्रामा। कोई किसी किस्म की स्टडी नहीं कंडक्ट की गई कि ये प्रोजेक्ट लगने के दर थे। इस वक्त कैपेसिटी चार्जेस हैं, ये सब के सब ये मुस्लिम लीग नून के दौर में खवातीन व हज़रात, मुजरिम आपको साफ पता होना चाहिए मुजरिम आपका कौन है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। और क्या PMLN मुजरिम है या नहीं, उसका जवाब वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक से सुन। अभी मैं उमर अयूब साहब की वो भरपूर धुआंधार तकरीर सुन रहा था जिसपे वो तनकीद कर रहे थे 2013 की पॉलिसी की कि जनाब इन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया, कि जनाब इन्होंने कैपेसिटी पेमेंट कर दी, जनाब उस वक्त करप्शन हो गई, जनाब और जनाब वजीर थे उस वक्त, जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वजीर थे, जनाब ने 5-7 जमातें बदली, जनाब को याद नहीं रहता कि तनकीद अपने ऊपर कर रहे थे। काबीना का जनाब हिस्सा थे, जनाब के पैरों के भी अंगूठे लगे हुए हैं उन कागजों के ऊपर जिनको आज आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो छोड़ देते ना उस दिन। पावर सेक्टर में इल्जामात का ना खत्म होने वाला सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है, लेकिन ऐसे में इस शुबे के मसाइल को हल किए बगैर मईशत को ट्रैक पर लाना यकीनन मुश्किल होगा। इन तमाम मामला पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के चेयरमैन सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब। मांडवीवाला साहब, माशी मामला पर करते हैं, लेकिन जो खबर आज चल रही है इमरान खान साहब फौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, क्या एक सियासी जमात डायरेक्टली फौज से मुज़ाकरात उनको करना चाहिए? देखिए आदिल साहब, फौज से PTI तो हमेशा मुज़ाकरात में रही है, ये तो नोन फैक्ट है। आपने उनको देखा है जब वो पावर में भी थे, PTI की गवर्नमेंट भी थी, तो वो तो ओपनली उनसे डील करते थे। चीफ ऑफ आर्मी का स्टाफ नाम लेते थे, वो कहते थे ही इज लाइक माय फादर, ही इज लाइक माय
मतलब वो तो डे वन से उनका तो यही रहा है। ये तो उनका इख्तिलाफ हो गया तो वो फौज से अलग हो गए। अच्छा मानी वाले साहब, फिच की रिपोर्ट आई, क्रेडिट रेटिंग हमारी बेहतर हुई, IMF से भी मामलात तय पा चुके हैं, इसके बावजूद धरने इधर उधर, महंगाई और बिलों के खिलाफ। जिस तरह वजीर खजाना साहब ने आज कहा कि हमें वो इकदाम करने होंगे जो 75 सालों में मईशत के लिए हम नहीं कर पाए, दुरुस्त कह रहे हैं वो? मैं 100% फाइनेंस मिनिस्टर से एग्री करता हूं और उन्होंने बिल्कुल सही बात की है। और उन्होंने जब हमारी बजट की मीटिंग हो रही थी, उन्होंने कहा था कि कलेक्टिवली सारी गवर्नमेंट्स ने कभी भी माशी हालात हल करने की कोशिश नहीं की। वो इसलिए कि हर गवर्नमेंट आती थी, वो अपनी मईशत की पॉलिसी लाती थी और दूसरी गवर्नमेंट आती थी उसको अंडू करती थी। तो कभी भी मईशत में स्टेबिलिटी इस मुल्क में आई नहीं है। और मैं जब से सियासत में मैंने स्टेप रखा है और देखा है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस मुल्क का कि आप मईशत को सियासत से बाहर रखें। जब तक आप इस पे सियासत करते रहेंगे, आज जिस स्टेज पे हम पहुंच गए, हम यही इससे भी बुरी स्टेज हो जाएगी। अच्छा, इस्लामी जो धरना जारी है उनका मुतालबा है कि IPPs ने तबाह बर्बाद कर दिया है, सारे लोग 3 बड़ी जमातों में बैठे हैं, मुआइंदे महंगे हुए, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, अब इनको जाके रीनिगोशिएट करें। लेकिन एनर्जी मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि भाई मुआहिदा एक दफ़ा हो गया, रेकोडेक का मामला आपने देखा, अदालत में जाके अरबों डॉलर का मुल्क को टीका लग जाता है। और मैं आपको अपनी एक रिपोर्ट भी भेजूंगा सेनेट कमेटी की, जहां हमने ये इन्वेस्टिगेट किया है कि विदाउट टेक्निकल ऑडिट, विदाउट प्रॉपर ऑडिट इन IPPs को पेमेंट होती रही है। और जहां भी कहीं ऑडिट करने की कोशिश की है, टेक्निकल ऑडिट करने की कोशिश की है, तो उसमें किसी न किसी ने इंटरवीन किया है और उस मैटर को सेट असाइड किया है। तो मैं समझता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट रीनिगोशिएशन तो बात की बात है, जो इनमें वायलेशन होती रही है ईयर टू ईयर इन कॉन्ट्रैक्ट्स में, उसको तो पहले एड्रेस करें। और उससे आगे मैं चलता हूं, उससे पहले जो चीज एड्रेस IPP पे तो हम आगे चले गए। मेन चीज तो ये है कि आप फॉर एग्जांपल 1000 मेगावाट जनरेट करते हैं, पैसे आप 700 मेगावाट के रिकवर करते हैं, तो ये जो 300 मेगावाट का आप लॉस करते हैं, पहले इसका तो हल निकालें। जब तक इसका हल नहीं निकलेगा, IPP जनरेट करें या ना करें, कैपेसिटी पेमेंट हम कर रहे हैं या नहीं करें, वो तो सेकेंडरी इशू है। इशू तो इस वक्त ये है कि आपके यहाँ 30% प्लस चोरी होती है बिजली। तो ये जब तक, और इस चीज को मैंने अवैस लगारी साहब को भी ये कहा है कि पहले ये चोरी तो रोकें। जब तक आप ये चोरी नहीं रोकेंगे, जब आप पैसे ही रिकवर नहीं कर सकते, IPPs आप चलाएं या ना चलाएं, वो तो बात की बात ये बड़ी है। माड़ीवाला साहब, आपने ऑडिट रिपोर्ट है, आपने बड़ा उस पर काम किया, उनको पेमेंट्स वगैरह जो है वो उस मामले पर आपसे तफसीली गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन टोटल नुकसान जो है वो कितना आपके ख्याल में हो चुका है ये पेमेंट्स वाले मामले में? देखिए, मेरी जो रिपोर्ट है उसमें ये 2016 की बात है, हमने इन्वेस्टिगेशन की थी। 341 बिलियन रुपीस विद इन 48 आवर्स पे हो गए थे इन IPPs को। और कहा ये गया था कैबिनेट को कि जी हम ये पे करेंगे तो बिजली जो है लोड शेडिंग खत्म होगी। उसके बावजूद लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई। तो आपने 48 आवर्स में 341 बिलियन भी पे कर दिए और लोड शेडिंग भी खत्म नहीं हुई। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने ना तो उनको ऑडिट किया, आपने ना तो कोई प्रोसीजर फॉलो किया। हम शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि जी IPP खा गए। IPP खा क्या गए? हमें सबको पता है क्या हो रहा है, हमें सबको सालों से पता है क्या हो रहा है। और किसी ने कोशिश नहीं की कि इन IPP से के इश्यूज को देखा जाए। जहां वायलेशन हो रही है, जहां ऑडिट नहीं हो रहे, जहां इनको एज इट इज पेमेंट हो रही है विदाउट डिस्कशन, उनको देखने की जरूरत है। आखिर में जाते हुए एक जवाब जरूर दीजिएगा कि किस किस ने मुदाखलत की, किस किस ने आप पर दबाव डाला इस इंक्वायरी में? देखिए, दबाव तो ये डाला गया कि जी इसको आपको याद होगा, आप
को कि यूरो बॉन्ड की मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी जी, कि जी 7% और 8% पे यूरो बॉन्ड दे दिए गए लोगों को, बेच दिए गए। तो मैंने कहा था जी मुझे ये तो बताएं ये खरीदे किसने, वो आज तक नहीं बताया गया। जब मैंने ये डिटेल मांगी कि ये पेमेंट, ये तो पता चल गया कि किनको पेमेंट हुई है, मगर ये नहीं पता चला कि ये कैसे हुई है, आज तक नहीं पता चला। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इन चीजों को हम छुपाएंगे, इन चीजों को हम लाइमलाइट में नहीं लाएंगे और इन चीजों को हम लोगों को नहीं बताएंगे क्या हो रहा है, तो और इनको इन्वेस्टिगेट करके इनको सही नहीं करेंगे, तो हम तो अपना भी नुकसान कर रहे हैं, मुल्क का भी नुकसान कर रहे हैं, लोगों का नुकसान कर रहे हैं, और वो मैं और आप भर रहे हैं। सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन इस प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल @आदिल शाहजेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।